हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉइल मैकेनिक्स के तीसरे चैप्टर के बारे में, जो है मृदा के साधारण एवं वर्गीकरण परीक्षण। ठीक, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सामान्य मृदा परीक्षण क्या क्या है। मृदा के व्यवहार को जानने के लिए उनके कुछ गुणों को जानना आवश्यक होता है, अतः इसके लिए किए जाने वाले परीक्षण सामान्य परीक्षण कहलाते हैं। सामान्यतः इन परीक्षणों से प्राप्त जानकारियां सीधे सीधे तो उपयोग में नहीं आती, परंतु उनसे प्राप्त जानकारियों का उपयोग मृदा के अन्य परीक्षणों के लिए किया जाता है। मुख्यतः यह निम्न है। तो कौन कौन से टेस्ट करते हैं हमें मृदा के बारे में जानने के लिए? सबसे पहले हम मृदा के जलांश को समझते हैं, फिर विशिष्ट गुरुत्व, मृदा का विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है उसके बारे में समझते हैं, फिर रिक्त अनुपात क्या होता है, फिर आपेक्षिक घनत्व। इन चार चीज़ों को समझते हैं मृदा को समझने से पहले। ठीक, मृदा का जलांश पहले जानते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि मृदा पिंड कणों व इन कणों की व्यवस्था के कारण बने रिक्त स्थानों से बनता है। कणों के बीच इन रिक्त स्थानों में वायु तथा जल दोनों हो सकते हैं। मृदा में जलांश की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं कि निर्दिष्ट परीक्षण दशाओं में मृदा के किसी नमूने में उपयुक्त जल की मात्रा मृदा कणों के भार के अनुपात को जलांश कहते हैं। मतलब मृदा के कणों में जो रंध्र हैं उनमें अगर जो जल पाया जाता है उसी मृदा के कण का भार और जो रंध्रों में जल का भार है दोनों के अनुपात को जलांश कहते हैं। ठीक, बाकी उसी के बारे में बताया गया है, रीड कर लीजिए ठीक अच्छे से इसको। अब हम बात कर लेते हैं कि जलांश ज्ञात करने की विधियां कौन कौन सी हैं, किस तरीके से हम अपने सॉइल के जलांश को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये ऊपर कुछ कंडीशन दी गई हैं, इनको आप अच्छे से रीड कर लीजिए। ठीक है, जलांश से रिलेटेड तो 5 तरीके से हम अपने सॉइल के जलांश को ज्ञात कर सकते हैं। पहला, मृदा को भट्टी में गर्म करके, जिसे मानक विधि कहते हैं। दूसरा, बालू द्वारा गर्म करके, जिसे अतिरिक्त विधि कहते हैं। तीसरा, अल्कोहल द्वारा अतिरिक्त विधि। और चौथा, रेड लैंप टार्सन तुला द्वारा शीघ्र जलांश ज्ञात करना। पांचवा, कैल्शियम कार्बाइड एवं स्वतंत्र जल की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न गैस के दाब द्वारा शीघ्र जलांश ज्ञात करना। ये 5 विधियां हैं जिससे हम सॉइल के अपनी मृदा के जलांश को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहले मृदा को भट्टी में गर्म करके इसको समझते हैं। ठीक है, इसका ये प्रोसेस है, आप इसको देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, क्या करते हैं, सबसे पहले भट्टी का तापमान जो है 180 डिग्री 110 डिग्री जलांश ज्ञात करना हो तो ज्ञात भार की डिब्बी में रखकर तौल कर भट्टी में रख देते हैं। भट्टी का तापमान 180 डिग्री ±5 डिग्री पर नियंत्रित कर देते हैं। 24 घंटे सूखने देते हैं। गाइस, इसमें ये प्रोसेस है ना कि जैसे सबसे पहले एक डिब्बी होती है। ठीक है, डिब्बी का वेट हम तौल लेते हैं। ठीक, और डिब्बी का वेट तौलने के बाद हम क्या करते हैं, उसको रख देते हैं, फिर उसमें सॉइल भरते हैं। ठीक है, गीली सॉइल। ठीक, उसके बाद उसका वेट ले लेते हैं, उसके बाद उसको गर्म करके सुखवा देते हैं, उसका वाटर निकल जाता है। फिर जो सूखी मिट्टी बचती है, सूखी मिट्टी को क्या करते हैं, तौल लेते हैं। ठीक, उसके बाद डिब्बी उससे माइनस कर देते हैं तो हमारा आ जाता है, वही ये सब समझाया गया। ठीक है, हमारा क्या आ जाता है, जलांश निकल जाता है। और दूसरी विधि है मृदा को बालू द्वारा गर्म करके। ठीक, तो ये प्रोसेस है, आप इसको रीड कर लीजिए। थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, हम इसमें केवल जलांश ज्ञात कर रहे हैं। ठीक, मेन मुद्दा हमारा क्या है, जलांश ज्ञात करने का। उसके बाद चौथा है इंफ्रारेड लैंप द्वारा जलांश ज्ञात करना। रीड कर लीजिए जलांश कैसे ज्ञात करते हैं मिट्टी का। और 5वां है कैल्शियम कार्बाइड द्वारा जलांश कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक, इसको भी आप अच्छे से रीड कर लीजिए। ठीक, कुछ अलग विधियां हैं जलांश ज्ञात करने की, जैसे प्रधान विधि, इसको समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है, क्या होता है, जलांश के ही बारे में बताया गया सब। ठीक है, इसको अच्छे से रीड कर लीजिए, आप पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट कर देना, उसका मैं अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है, अब रेडिएशन विधि क्या है, इससे भी रेडिएशन विधि से भी जलांश हम ज्ञात करते हैं। क्या है, इसको आप इसमें पढ़ के समझ लीजिए। ठीक है, ये रेडिएशन विधि है। फिर मृदा कणों का विशिष्ट गुरुत्व ज्ञात करना। जलांश तो हमारा ज्ञात हो गया। ठीक, अब हम ज्ञात करेंगे मृदा कणों का विशिष्ट गुरुत्व। ठीक है,
जिसमें हम कौन सा यूज़ करेंगे, प्रधान मान विधि, इसके बारे में बताया गया, आप अच्छे से रीड कर लीजिए। वही जो मैंने आपको बताया था, पहले एक खाली डिब्बी लेंगे, ये खाली डिब्बी है, इसका वेट ले लेंगे, फिर इसमें मृदा के कण भरेंगे, फिर इसमें जल भरेंगे, फिर टोटल जल भर देंगे। ये सारे प्रोसेस है, आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिए, ठीक है। ये आपका प्रधान मान विधि है, ठीक है। प्रधान मान विधि से हम विशिष्ट गुरुत्व कैसे ज्ञात करेंगे उसके बारे में बताया गया है। देख लीजिए अच्छे से, ठीक है, इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। न्यूमेरिकल है आपके 2-3 न्यूमेरिकल है, इसको अच्छे से रीड कर लीजिए। उसके बाद तीसरा आ जाता है मृदा का रिक्त अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है, उसके बारे में दिया गया, आप देख लीजिए अच्छे से। फिर उसके बाद दानेदार मृदा का अपेक्षित घनत्व सूचकांक ज्ञात करना, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है, आप अच्छे से इसको रीड कर लीजिए। फिर मृदा के वर्गीकरण हेतु परीक्षण कौन कौन से करेंगे। अब हम मृदा को वर्गीकृत करेंगे, ठीक है, कौन सी किस प्रकार की मिट्टी है उसको हम वर्गीकृत करेंगे। मृदा को हम 2 तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं। सबसे पहला है कण परिमाण वितरण द्वारा और दूसरा है एटरबर्ग की सीमाओं द्वारा। 2 तरीके से मृदा को अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। तो कण परिमाण वितरण परीक्षण क्या है, तो इसमें हम कण परिमाण वितरण परीक्षण में क्या करते हैं, जो हमारे पास चलनी होती है, चलनी जिससे हम आटा उटा चालते हैं, उसी टाइप की हमारे पास चलनी होती है अलग अलग साइज की, ठीक है। तो उससे हम चालते हैं और जितने छोटे छोटे कण हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है, वही हमारी जो है क्या चालनी विश्लेषण कहलाता है, ठीक है। तो चालनी विश्लेषण में 75 माइक्रोन परिमाण के तक के कणों के लिए 75 माइक्रोन, ठीक। औषधि विश्लेषण जिसमें 0.0002 mm से बड़े परिमाण के कण के लिए किया जाता है। एक चालनी विश्लेषण होता है, एक औषधि विश्लेषण होता है, ठीक है। तो चालनी विश्लेषण बड़े कणों के लिए किया जाता है और ये छोटे कणों के लिए किया जाता है, ठीक। इसको आप थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, अच्छे से देखकर पढ़ लीजिए। इसमें केवल हम सॉइल को वर्गीकृत करेंगे बस, ठीक है। देखिए वह भाग जो 4.75 mm चालनी पर अवशेष के रूप में रह जाए, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, चालनी विश्लेषण। और वह भाग जो 4.75 चालनी से छन कर निकल जाए उसे स्थूल चालनी विश्लेषण कहेंगे, ठीक है। थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ लीजिए। चालनी विश्लेषण हम इसलिए करते हैं जिससे हम अपने सॉइल को अलग अलग भाग में डिवाइड कर सके, बांट सके, ठीक है। कौन सा महीन सॉइल है, कौन सा मोटा सॉइल है, कौन सा किस प्रकार की सॉइल है, ठीक है। सूक्ष्म चालनी विश्लेषण क्या है, ये देखिए। मृदा को शुष्क छानकर, मृदा को धोते हुए छानकर, जिसको शुष्क छानते हैं और साथ में मृदाओं के लिए, मृतिका के लिए धोते हुए छानते हैं, ठीक है। मृदा को शुष्क छानकर पढ़ लीजिए, ठीक है, थ्योरेटिकल है बिल्कुल। उसके बाद मृदा को धोते हुए छानकर, उसके बारे में बताया गया, पढ़ लीजिए, ठीक है। सॉइल का वर्गीकरण किया जा रहा है, यहाँ पे सॉइल को बांटा जा रहा है, ठीक है। परीक्षण के लिए नमूने की आवश्यक मात्रा कितनी होनी चाहिए, ठीक है। विभिन्न चालनियों पर छानने के पश्चात रुकने वाले नमूने की अधिकतम मात्रा क्या होनी चाहिए, ठीक है। चालनी विश्लेषण में कण परिमाण का अर्थ क्या है, पढ़ लीजिए। चालनी विश्लेषण की सीमाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है, किन किन सीमाओं के अंतर्गत चालनी विश्लेषण किया जा सकता है, ठीक है। देखिए 75 माइक्रोन से महीन कणों का विश्लेषण स्टोक के नियम के आधार पर अवसादन विधि से किया जाता है। जो मैंने पीछे भी बताया था कि अगर 75 माइक्रोन से छोटे कण हैं तो उनका 2 नियम, एक स्टोक नियम से किया जाता है जो अवसादन विधि कहलाती है, ठीक। स्टोक का नियम आप पढ़ लीजिए अच्छे से। ये स्टोक का नियम आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है, ठीक है, इसके आने की संभावना है, ठीक है। उसके बाद स्टोक के नियम की मान्यताएं और प्रतिबंध हैं, कुछ एजम्पशंस हैं स्टोक के नियम के और कुछ लिमिटेशन है। वो क्या क्या हैं आप इसको पढ़ लीजिए, थ्योरेटिकल चीज़ें, ठीक है। अवसादन विश्लेषण किसे कहते हैं। अब हम बात करेंगे 75 माइक्रोन से जो छोटे कण हैं उनको कैसे हम वर्गीकृत करेंगे। तो पहले पिपेट विधि, फिर हाइड्रोमीटर विधि क्या होती है समझते हैं। ये पूर्ण शोधन तथा अनुरणन के बारे में बताया गया, ठीक है। अनुरणन एजेंट कौन कौन से होते हैं ये देख लीजिए। सोडियम ऑक्जेलेट, सोडियम सिलिकेट, टेट्रा सोडियम पायरोफास्फेट, सोडियम ट्राई पॉलीफास्फेट, सोडियम हेक्सा मेटाफास्फेट, ठीक है, ये है।
फिर पिपेट उपकरण है। पिपेट उपकरण से क्या करते हैं, जो हमारे 75 माइक्रोन से छोटे कण होते हैं उनको जो है वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल करके उनका हम वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, आप अच्छे से देख लीजिए, इसको रीड कर लीजिए। ठीक, अब हम बात करते हैं हाइड्रोमीटर के बारे में। ठीक है, हाइड्रोमीटर भी एक उपकरण है जिससे हम 75 माइक्रोन से जो छोटे कण होते हैं उनको क्या करते हैं, उनको मेजरमेंट करते हैं, उनको डिवाइड करते हैं। ठीक है, कौन से कण किस किस कैटेगरी में रखने हैं हमें। ये हाइड्रोमीटर का जो चित्र है इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिए, फार्मूलाज हैं कुछ। ठीक है, उसके बाद ये इसके बारे में कुछ बताया गया हाइड्रोमीटर के बारे में, क्या प्रोसेस है। ठीक है, पढ़ लीजिए अच्छे से। फिर संशोधन, ये एसएससी जेईई के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कोई इम्पोर्टेंट नहीं इसका। फिर पढ़ लीजिए मैनिकस संशोधन क्या है, ताप संशोधन क्या है, अनुरणन कारक संशोधन क्या है। ठीक है, ये सब सॉइल के बारे में बात हो रही है। ठीक है, जो सूक्ष्म कण होते हैं उनके बारे में सब ये बात की जा रही है। अब आ गया हमारा कण परिमाण वितरण चक्र। अब हमने मेजरमेंट तो कर लिया, अब हमें ये जानना है कि कौन से कण किस कैटेगरी में हमने डाला। ठीक है, चालनी विश्लेषण किया, अवसादन विश्लेषण किया। ठीक है, हाइड्रोमीटर पिपेट उपकरण यूज किया। तो अब हमें ये करना है कि कौन से कण किस कैटेगरी में डाले गए हैं उसके बारे में बताया गया, पढ़ लीजिए। ठीक है, अच्छे से इसको रीड कर लीजिए। ये डायग्राम देख लीजिए। ठीक है, ये कण परिमाण वितरण वक्र है। उसके बाद ये प्रभावी परिणाम है। ठीक है, परिमाण है, D10 जिसे कहते हैं। उसके बाद एलन हेजन समानता गुणांक है, CU = D60/D10। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी। और ये भी कभी कोफिशिएंट कर्वेचर CC पूछा जाता है, D30² / D10 × D60 ये पूछा जाता है। और एसएससी जेईई में तो इससे क्वेश्चन आते ही हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि मृदा की सघनता क्या है, सॉइल कंसिस्टेंसी, मतलब मृदा के कण कितने पास पास में। सूक्ष्म कण वाली मृदाओं की पानी की मात्रा बदलने पर आने वाले व्यवहार में परिवर्तन अटरमर की सीमाएँ कहलाती हैं। अटरवर की सीमा क्या होती है, अगर हम सॉइल में पानी डालते हैं तो सॉइल कैसा व्यवहार कर रही है, उसी के बारे में हम अटरवर की सीमाओं के बारे में जानते हैं। ठीक है, ये पढ़ लीजिए। अटरवर की सीमाएं जैसा हमने बताया, जब सॉइल में पानी डालते हैं तो वो कैसा व्यवहार करती है उसके बारे में अटरवर ने अपनी सीमाएँ दी है। तो ये तो 100% से लिख के ले लीजिए, ये क्वेश्चन आपकी BTUP में पूछा जाएगा 100%, 110%। इसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, 3 चीज़ें, द्रव सीमा होती है, सुघट्य सीमा होती है, संकुचन सीमा होती है। और ये चित्र बना लीजिए अच्छे से, ये इम्पॉर्टेंट है। एक एक करके तीनों के बारे में बताया गया। द्रव सीमा, ठीक है, उसके बाद सुघट्य सीमा, उसके बाद संकुचन सीमा। द्रव सीमा आपको पता होगा, जब पानी मिलाया जाता है, मिट्टी में पानी मिलाया जाता है तो क्या कहता है, वो बहने लगता है। ठीक है, अगर वो बह नहीं रहा है तो ठीक है। और दूसरा है सुघट्य सीमा। ठीक है, सुघट्य व अर्ध ठोस अवस्था के बीच की सीमा है, या जल की मात्रा है जिस पर मृदा को लगभग 3 mm के धागे में डाला जाए तो वह टूटे नहीं परंतु बारीक करने पर टूट जाए। ठीक है, इसको पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, कुछ खास नहीं इसमें। उसके बाद सुघट्यता सूचकांक क्या है, ये थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, पढ़ना चाहें आप इसको अच्छे से वीडियो रोक करके पढ़ लीजिए। ठीक, प्रवाह वक्र क्या है, ये कुछ डिफिनेशंस दिए गए हैं। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिए। ठीक है, अटरवर्क से रिलेटेड है ये सारी डिफिनेशंस, अटरवर्क की सीमाएं जो हैं उसके रिलेटेड है। अटरवर्क ने जो सीमाएं दिए हैं वो कहाँ तक सही है उसके बारे में बताया गया। अटरवर्क की सीमाओं के उपयोग कौन कौन से हैं देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, और अटरवर्क ने जो भी सीमाएं दिए हैं वो छोटे कणों के लिए दिए गए हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा BTUP एग्जाम की दृष्टि से, जो है द्रव सीमा ज्ञात करना, कैसा ग्रांडे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगभग पूछा जाता है हर साल। कैसा ग्रांडे द्रव सीमा क्या है, ये कैसा ग्रांडे का चित्र दिखाया गया, आप इसको और वीडियो रोक करके अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, और ये कैसा ग्रांडे के बारे में बताया गया, डायग्राम बताया गया। ठीक, उसके बाद ये शंकु प्रवेश कराकर द्रव सीमा ज्ञात करना, द्रव सीमा कैसे ज्ञात करेंगे, शंकु प्रवेश कराकर, उसके बारे में बताया गया। ठीक है, ये आप देख लीजिए, द्रव की सीमा, कितना द्रव है हमारे सॉइल में। ये भी आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है कि सुघट्यता सीमा क्या है, प्लास्टिक लिमिट क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है,
संकुचन सीमा क्या है ये पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक। संकुचन यानी मिट्टी के सूखती कैसी है उसके बारे में बताया गया, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, संकुचित कैसे होती है, ठीक है। तो यही हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इस प्रकार हमारा ये चैप्टर एंड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये तीसरा चैप्टर ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपने चौथे चैप्टर के बारे में, जो है मृदा का वर्गीकरण, सॉइल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब हम चौथे लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एक बात, यदि आपको कोई कंसेप्ट इसमें नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में कमेंट कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसका अलग से वीडियो बना के डाल दूँगा, ठीक है, अच्छे से समझा करके। तब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।